बात 24 नवंबर 2009 की है, जब 26 साल का जॉन एडवर्ड जोन्स अपने छोटे भाई जॉश और 9 दोस्तों के साथ अमेरिका के यूटा में मौजूद नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने जाता है। जॉन यूं तो अपने पिता के साथ पहले भी कई केव्स को एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन नटी पटी केव में वो पहली बार आया था, जो बाकी केव्स के कंपैरिजन में काफी कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस थी। लेकिन जॉन काफी एडवेंचरस मिजाज का इंसान था, जिसे चैलेंजेस काफी पसंद थे। जहां उसके कुछ साथी खतरे को भांपते हुए केव के शुरुआती हिस्से में ही रुक गए, तो वही जॉन केव के तंग और पेचीदा रास्तों को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। उसे कहां पता था कि उसका ये फैसला उसे मौत के मुंह में धकेल देगा। वो केव के सबसे तंग और खतरनाक रास्तों पर पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ता है, जहां उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जगह इतनी तंग थी कि वहां से वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख पा रहा था। किसी खुले स्पेस की उम्मीद में वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ता रहा और भटक कर एड्स पुश नाम के इतने नैरो पोर्शन में पहुंच गया, जहां इससे पहले कोई भी इंसान नहीं जा सका था। कुछ ही पल गुजरे होंगे कि जॉन का अगला मूवमेंट उसे एक 10 बाय 18 इंच के बहुत ही टाइट एरिया में धकेल देता है। यहाँ से वो अब आगे नहीं बढ़ सकता था और बदकिस्मती से वो इतनी छोटी जगह में उल्टा फंस चुका था। उसके हाथ उसके शरीर के नीचे दबे हुए थे, जिस कारण वो पीछे लौटना तो दूर वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। पूरे 27 घंटों तक वो इसी तरह उल्टा फंसा रहा। 100 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स और वॉलंटियर्स उसे बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन 27 घंटों के इस दिल दहला देने वाले रेस्क्यू के दौरान फिर वो हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। जब जॉन एडवर्ड जोन्स नटी पटी केव में आया था, तब उसने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस केव को वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए एक्सप्लोर करने आया है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी में फंस कर रह जाएगा और यही गुफा उसकी कब्र बन जाएगी। Considering shutting down a popular destination for adventurers, it's a cave which has now been declared a public hazard. John Jones was enjoying a family holiday, exploring deep within the earth. He became trapped 125 feet below ground. Stuck in that position for going on 23 hours now. Only a single rescuer can get into space called Bob's Push, an area only 18 inches wide and maybe 10 inches high. Starts shutting down. I'm not coming out without him. नटी पटी केव अमेरिका के यूटा में यूटा लेक के वेस्ट में लोकेटेड है। ये एक हाइड्रोथर्मल केव है, जिसकी लेंथ 1355 फीट और डेप्थ 145 फीट है। इसे पहली बार 1960 में केव एक्सप्लोरर डेल ग्रीन ने डिस्कवर किया था। इसके बाद ये एडवेंचर का एक अड्डा बन गया, जहां हर साल 5000 से ज्यादा लोग आने लगे। नटी पटी केव का केवल एक एंट्रेंस है, जिसका डायमीटर केवल 6 फीट का है। एंट्रेंस से केव का सरफेस करीब 15 फीट नीचे है, जिस वजह से केवल फुर्तीले इंसान ही इसमें घुस पाने की हिम्मत कर पाते थे। केव के अंदर द बिग स्लाइड जैसे कुछ लार्जर पोर्शंस हैं, जहां इजीली मूव किया जा सकता है, तो वही द बर्थ कैनाल, द स्काउट ईटर और द हेलमेट ईटर जैसे कुछ बहुत ही टाइट स्पेसेस वाले एरियाज भी मौजूद है, जिन्हें केवल पेट के बल रेंग कर पार किया जा सकता था। यहाँ रास्ते इतने तंग थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। प्रोफेशनल केवर्स भी यहाँ जाने से पहले 2 बार सोचते थे। केव के कुछ एरिया इतने छोटे और तंग थे कि उनकी मैपिंग भी नहीं की गई थी। अपने नैरो पैसेजेस और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मशहूर इस नटी पटी केव में मैक्सिमम विजिटर्स जान को जोखिम में ना डालकर केवल खुले वाले एरियाज में ही घूमकर लौट आते थे। लेकिन कुछ इमैच्योर केवर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स एडवेंचर करने के चक्कर में केव के नैरो स्पेसेस को भी एक्सप्लोर करते, जहां उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। जमीन में कई फीट नीचे मौजूद इस पेचीदा गुफा के खतरे भी जल्द ही सबके सामने आने लगे थे। 1999 में कुछ दोस्तों का एक ग्रुप जब नटी पटी केव में एडवेंचर करने गया, तब उनमें से क्रिस हेल और क्रिस मैरो नाम के 2 शख्स बर्थ कैनाल के सेक्शन में फंस जाते हैं। उनको निकालने में रेस्क्यू टीम को 12 घंटे का समय लगा। इस दौरान दोनों लड़कों को बेहद गंभीर स्थिति में फंसकर रहना पड़ा था। इसके बाद एक और डेंजरस इंसिडेंट 2004 में हुआ, जब ब्रॉक क्लार्क नाम का एक लड़का केव के नैरो पैसेज में 14 घंटे तक फंसा रहा। उसकी टांगों को सीधा करने में ही रेस्क्यूअर्स को 9 घंटे का समय लग गया था। ये रेस्क्यूज विक्टिम और रेस्क्यूअर्स दोनों के लिए ही एक्सट्रीमली पेनफुल थे, जिनमें हर वक्त मौत का खतरा बना रहता था। 1999 से 2004 के बीच इस तरह के 6 इंसिडेंट्स हुए, जिसने ऑफिशियल्स की चिंता को बढ़ाकर रख दिया। अथॉरिटीज को डर था कि कहीं किसी दिन कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी कंसर्न्स को कंसिडर करते हुए साल 2006 में नटी पटी केव को बंद कर दिया गया। लेकिन अथॉरिटीज के इस डिसीजन से केविंग कम्युनिटी काफी अगेंस्ट में थी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए ऑफिशियल से केव को फिर खोलने की मांग की।
3 सालों तक केवर्स के लगातार डिमांड के बाद मई 2009 में केव को नई गाइडलाइंस के साथ रीओपन कर दिया गया। ये क्राइटेरिया सेट किया गया कि एक दिन में केवल एक ही ग्रुप केव के अंदर जा सकेगा, जिसके लिए उन्हें 3 वीक्स पहले ऑनलाइन परमिट लेना होगा। नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केवल उसी ग्रुप को केव में जाने की परमिशन मिल सकती थी जिस ग्रुप में कम से कम 2 एक्सपीरियंस केवर्स मौजूद हो, ताकि एक्सपर्ट की देखरेख में फंसने का खतरा न रहे। केविंग कम्युनिटी ने इन सभी शर्तों को मान लिया, जिसके बाद नटी पटी केव में फिर से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। केव को रीओपन हुए 6 महीने ही हुए थे, तभी नवंबर 2009 में जॉन एडवर्ड जोन्स, जो वर्जीनिया में रहकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ एमिली और 1 साल की बेटी के साथ यूटाह अपने होम टाउन आता है। वो यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट करने आया था। उस साल थैंक्सगिविंग डे 26 नवंबर को था, जिसमें अभी कई दिन बाकी थे। अपनी इन छुट्टी के दिनों को जॉन यादगार बनाना चाहता था, इसलिए वो कुछ एडवेंचर्स करने के मकसद से अपने छोटे भाई जॉश और 9 दोस्तों के साथ यूटाह की नटी पटी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। जॉन को बचपन से ही अंधेरी गुफाओं की खूबसूरती और बनावट बेहद पसंद थी। वो इससे पहले भी अपने पिता और भाइयों के साथ यूटाह की कई केव्स में जा चुका था, लेकिन नटी पटी केव में वो पहली बार जाने वाला था। इससे पहले उसने उस केव के तंग रास्तों और पेचीदा बनावट के सिर्फ चर्चे ही सुन रखे थे, जिन्हें सुनकर वो रोमांचित हो जाता था। पढ़ाई के लिए वर्जीनिया में रहने की वजह से वो काफी समय केविंग से दूर रहा था, इसलिए भी उसका नटी पटी केव जाने का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। केव का थ्रिल फील करने के लिए जॉन अपने ग्रुप के साथ 24 नवंबर की रात 8 बजे नटी पटी केव के अंदर दाखिल हो जाता है। ग्रुप में जॉन और उसका भाई जॉश एक्सपीरियंस केवर की भूमिका निभा रहे थे। केव के अंदर शुरू का 1 घंटा काफी स्मूथ गुजरता है, जिसमें 11 लोगों का ये ग्रुप बिग स्लाइड नाम के एक लार्जर सेक्शन को बिना किसी मुश्किल के एक्सप्लोर करता है। इस दौरान सभी लोग काफी मस्ती करते हैं और केव के अंदर के घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्तों को हैरत भरी निगाहों से देखते हुए केव की बनावट और खूबसूरती को सराहते हैं। लेकिन जॉन केवल दूर से तंग रास्तों को देखने नहीं आया था, बल्कि वो उनसे गुजरकर उन जगहों की मुश्किल बनावट को महसूस करना चाहता था। इसलिए वो बर्थ कैनाल नाम के नैरो एरिया में जाने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसने काफी सुन रखा था। 11 लोगों के इस ग्रुप में केवल उसका छोटा भाई जॉश और उसके 2 दोस्त ही उसके साथ चलने को तैयार हुए, जबकि बाकी सभी वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करने वाले इन चारों लड़कों में जॉन सबसे आगे था। वो ग्रुप को लीड करते हुए पेट और हाथों से रेंग कर आगे बढ़ रहा था। उसके जस्ट पीछे उसका भाई था और लास्ट में बाकी के 2 दोस्त थे। नैरो पैसेजवे से रेंग कर गुजरते हुए उसे अब लग रहा था कि वो अपनी जटिलताओं के लिए मशहूर नटी पटी केव में आया है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही वक्त बाद मातम में बदल जाएगी और उसका एक्साइटमेंट उसे मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देगा। वो सभी खतरों से बेपरवाह जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, रास्ता उतना ही टाइट होता गया। उसके लिए भारी मुसीबत तब खड़ी हो गई जब उसने अनजाने में एक रॉन्ग टर्न ले लिया। जॉन समझ रहा था कि वो बर्थ कैनाल से गुजर रहा है, जबकि वो गलती से एड्स पुश नाम के एक ऐसे नैरो स्पेस में घुस गया था जहां इससे पहले कोई भी इंसान नहीं जा सका था। ये एरिया इतना डेंजरस था कि इसको कभी मैप तक नहीं किया गया था। गलत टर्न लेने के अलावा जॉन एक और बड़ी भूल कर बैठा था। वो सर को आगे रखते हुए पूरे सफर को तय कर रहा था, जबकि अक्सर तंग रास्तों में पैरों को आगे और सर को पीछे रखा जाता है ताकि पीछे लौटने में मुश्किल ना हो। लेकिन इन सभी बातों से अनजान जॉन अपनी धुन में मस्त एड्स पुश के एरिया में बढ़ता गया। उसे कुछ दूर अंदर जाकर ये रियलाइज हुआ कि वो इतने टाइट होल में है जहां से वो चाहकर भी पीछे मुड़कर नहीं लौट सकता। इसलिए वो इस उम्मीद में आगे बढ़ता रहा कि आगे जब कोई बड़ा एरिया आएगा तब वो बैक टर्न ले लेगा। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो किसी लार्जर एरिया की तरफ नहीं बल्कि एक डेड एंड की तरफ बढ़ रहा है। कुछ दूर जाकर उसे नीचे जाता हुआ एक बहुत ही टाइट रास्ता दिखा जो उसे एक बड़े एरिया में घुसने का जरिया लग रहा था। उसने अपनी सांस खींची ताकि वो पेट को अंदर करके उस जगह को पार कर सके। वो फिर 60 से 70 डिग्री के एंगल में सर के बल उस दरार में जा घुसा जो कि बिल्कुल डेड एंड था। उसने जब वापस अपनी सांस छोड़ी तो उसका 90 किलो का शरीर 10 बाय 18 इंच के उस छोटे से स्पेस में खचाखच फंस गया। वहाँ से उसके लिए निकल पाना तो दूर, उससे वहाँ हिला भी नहीं जा रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत ये कि वो इतनी तंग जगह में उल्टा फंसा हुआ था और उसके हाथ उसके शरीर के नीचे दबे हुए थे। जॉन को अब पता चल चुका था कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घबराहट और सफोकेशन से उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने किसी तरह पहले खुद को शांत किया और अपने छोटे भाई जॉश को आवाज लगाई जो उससे कुछ ही दूरी पर था।
किस्मत से उसका भाई उसकी तरह सर को आगे रखते हुए नहीं आ रहा था, बल्कि उसका सर पीछे था और पैर आगे थे। इस तरह उसके लिए आगे बढ़ना बेशक थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पीछे वो आसानी से लौट सकता था। जब जॉन की आवाज ने उसका ध्यान खींचा तो उसने आगे बढ़कर देखा कि जॉन किसी दरार में फंसा हुआ है। उसे सिर्फ उसके पैर दिखाई दे रहे थे। उसने शुरू में उसे फंसता देख उसका मजाक बनाया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका भाई मूव तक नहीं कर पा रहा है तो स्थिति की गंभीरता को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। जॉश ने आगे बढ़कर अपने पैरों को जॉन के पैरों में फंसाकर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश ने सिचुएशन को और भी बदतर बना दिया। जॉश के खींचने से जॉन थोड़ा सा ऊपर तो आया था, लेकिन जल्द ही पैरों की पकड़ छूटने पर वो दरार में और भी नीचे पहुंच गया। दोनों को समझ आ गया था कि बिना प्रोफेशनल हेल्प के उसे बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। केव के अंदर कोई मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से जॉश को रेस्क्यूअर से कांटेक्ट करने के लिए वापस केव के बाहर आना पड़ा। जहां जॉश मदद के लिए जगह जगह कॉल और मैसेजेस कर रहा था, वहीं जॉन केव में 400 फीट अंदर और जमीन से 100 फीट नीचे उसी छोटे से एरिया में बिना हिले डुले अपनी सलामती की दुआएं कर रहा था। उसे अपनी गलती का अफसोस था, पर वो अब किसी भी तरह वहां से निकलकर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था। उसको उसी तरह फंसे हुए 3 घंटे से भी ज्यादा गुजर जाते हैं। वो अकेला उस खौफनाक स्थिति में दर्द से बुरी तरह करहा रहा था। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण तब जगमगाई जब थोड़ी देर बाद रात के करीब 12:30 बजे एक लोकल रेस्क्यू वॉलंटियर सूजी मटोला मदद के लिए वहां पहुंच जाती है। उसने सूजी से कहा कि वो किसी भी तरह उसे वहां से बाहर निकाल ले। सूजी ने उसे भरोसा दिलाते हुए रिलैक्स रहने के लिए कहा और उसके पैरों पर रस्सी बांधकर उसे खींचना शुरू कर दिया। जॉन इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि सूजी मैटोला के 2 घंटों के लगातार प्रयास के बाद भी वो गहराई से जरा सा भी बाहर नहीं आ पाया था। सूजी को थक हार कर केव के बाहर आना पड़ा। जब वो बाहर आई तब तक केव के बाहर रेस्क्यूअर्स और वॉलंटियर्स की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहाँ जॉन की प्रेग्नेंट वाइफ, उसकी 1 साल की डॉटर और बाकी फैमिली भी आ पहुंची थी। सभी इस पूरी सिचुएशन के कारण बेहद परेशान थे और किसी भी तरह अपने जॉन को वापस सलामत चाहते थे। जॉन को निकालने के लिए वहाँ बहुत से रेस्क्यूअर्स के होने के बावजूद केव के तंग रास्तों के कारण एक बार में केवल एक ही रेस्क्यूअर जॉन के पास जा सकता था। इस क्रम में सूजी के बाद जॉन स्टिलमर नाम के प्रोफेशनल रेस्क्यूअर केव के अंदर जाते हैं। वो सूजी के मुकाबले ज्यादा ताकत से जॉन को खींच पा रहे थे। जॉन भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी वक्त की जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद भी नतीजा वही का वही रहा। जॉन इस बार भी बाहर नहीं आ सका था। रेस्क्यूअर्स को समझ आ चुका था कि उसे बाहर निकालने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। जहां केव के बाहर एक्सपर्ट्स उसे रेस्क्यू करने का कोई स्ट्रॉन्ग प्लान सोच रहे थे, तो वही अंदर जॉन की हालत हर पल खराब होती जा रही थी। उसे उस छोटे से स्पेस में उल्टा फंसे करीब 12 घंटे गुजर चुके थे। सुबह तक केव के बाहर रेस्क्यूअर्स की तादाद बढ़कर 100 से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन किसी के भी पास उसे बाहर निकालने का कोई परफेक्ट प्लान नहीं था। वहाँ मौजूद एक सर्जन ने सभी की चिंताओं को तब और बढ़ा दिया जब उसने बताया कि जॉन ह्यूमन बॉडी की अपसाइड डाउन पोजीशन की सर्वाइवल टाइम लिमिट को पार कर चुका है और जल्द ही उसके ऑर्गन्स एक एक कर फेल होने लगेंगे। दरअसल हमारा हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ग्रेविटी के कारण हमारी लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो नेचुरली ज्यादा होता है, लेकिन अपसाइड डाउन होने पर हार्ट को पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसी वह सिचुएशन में जॉन 12 घंटों से फंसा था, जिससे उसके लोअर हिस्से में ब्लड काफी कम पहुंच रहा था, जबकि लंग्स और ब्रेन में खून जमा होता जा रहा था। ज्यादा वक्त तक इस तरह रहने से किसी की भी जान जा सकती है। जॉन खुद मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से इन सभी खतरों के बारे में जानता था, इसलिए भी वो घबराया हुआ था। उसकी घबराहट को देखते हुए केव में 400 फीट की केबल डालकर टेलीकॉम सिस्टम सेटअप किया गया, ताकि वो अपनी वाइफ एमिली से बात कर अच्छा महसूस कर सके। रेस्क्यूअर्स का ये तरीका काम कर गया और पत्नी के हौसला देने पर जॉन ने काफी हद तक खुद को शांत कर लिया। इसके अलावा उस कॉम्प्लेक्स स्पेस में रेस्क्यूअर्स ने किसी तरह उसे पानी पिलाने की भी कोशिश की, ताकि वो हाइड्रेटेड रह सके। इस दौरान जब जॉन को रिलैक्स कराया जा रहा था, तब रेस्क्यू टीम उसे निकालने के कई तरीकों पर विचार कर रही थी। जहां एक प्लान उससे सटने वाली केव वॉल्स पर ऑयल लगाने का था, ताकि चिकनाहट होने से उसे इजीली पुल किया जा सके, तो वही एक आइडिया जॉन के आसपास के केव वॉल्स को ड्रिल करके स्पेस को बड़ा करने का था। इन दोनों प्लान्स को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो सभी को जल्द ही समझ आ गया कि इनमें से कोई भी प्लान काम का नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में ड्रिल करना वैसे ही मुश्किल था, ऊपर से ड्रिल करने पर पत्थरों के टुकड़े टूटकर जॉन के ऊपर गिर रहे थे। इसलिए इन प्लान्स को छोड़कर एक प्लान उसकी टांगों को ब्रेक करने का बना, ताकि उसका 6 फुट का शरीर कुछ छोटा हो जाए और उसे पुल करने पर उसके पैर पीछे केव की छत से ना टकरा पाए। लेकिन ऐसा करना ना तो प्रैक्टिकल था और ना ही कोई गारंटी थी कि ऐसा करने के बाद वो बाहर निकल ही आएगा, इसलिए इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया।
अब रेस्क्यू टीम के पास सभी ऑप्शंस में केवल एक रोप एंड पुली सिस्टम का तरीका ही बचा था। इस पुली सिस्टम के जरिए 2004 में ब्रॉक क्लार्क को इस केव से रेस्क्यू किया गया था। इसलिए वक्त की कमी और कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से रोप एंड पुली सिस्टम को ही काम में लेने का फैसला लिया गया। केव में जगह जगह ड्रिल करके होल्स किए गए, जिनमें बोल्ट्स लगाकर पुलिस को इंस्टॉल किया जाने लगा। मदद के लिए बाहर खड़े 137 रेस्क्यूअर्स, इमरजेंसी सर्विसेज और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स के बावजूद एक टाइम पर केवल एक ही रेस्क्यूअर जॉन के पास जा सकता था। केव की नैरोनेस और जॉन की पोजीशन ने इस सिचुएशन को बेहद कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था। इसी कारण पुलिस सिस्टम को पूरी तरह इंस्टॉल करने में काफी वक्त गुजर गया। तब तक जॉन को अंदर फंसे हुए पूरे 20 घंटे गुजर चुके थे। इतने वक्त तक अपसाइड डाउन पोजीशन में उसका सरवाइव कर पाना एक मिरेकल ही था, लेकिन वो इस तरह आखिर कब तक जिंदा रह सकता था। उसकी हालत वैसे ही बहुत बुरी थी। लंबे समय से उल्टा एक टाइट एरिया में फंसे होने से उसका दम घुट रहा था और उसका हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा था। गुजरते वक्त के साथ उसके जिंदा बचने की पॉसिबिलिटी भी कम होती जा रही थी। इसलिए और देर ना करते हुए रोप्स को पुलिस में लगाकर उसे जॉन की टांगों से बांध दिया गया। इस काम में 8 लोगों को लगाया गया, जिन्हें एक यूनिट की तरह काम करते हुए एक साथ रस्सी को खींचना था। सबसे आगे रायन शूट्स थे, जो जॉन के सबसे पास थे। उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें इस दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी थी। रायन के ऑर्डर पर 8 ने एक साथ रोप को पुल किया, जिससे जॉन कुछ इंच ऊपर आ गया। कुछ मिनट के ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी ने उसे खींचा, जिससे वो थोड़ा सा और ऊपर खिसक आया। हर बार खींचने पर जॉन को बुरी तरह दर्द होता था, जिस कारण वो बहुत तेज चीख पड़ता। उसे बीच बीच में आराम देने के लिए कुछ मिनट के अंतराल पर उसे पुल किया जा रहा था। ये तरीका काम कर रहा था और इस तरह कई बार खींचने पर वो काफी हद तक बाहर निकल आया था। उसे जब एक बार और पुल किया गया तो वो इतना बाहर निकल आया कि वो अपने पास के रेस्क्यूअर रायन शूट से आई कांटेक्ट कर पा रहा था। इससे पहले तक उसकी केवल टांगे ही दिखाई पड़ रही थी, जबकि अब उसका चेहरा भी रायन को विजिबल था, जिस पर डर, अफसोस, दर्द और उम्मीद का एक अनोखा मिश्रण था। रायन ने उसे भरोसा दिलाया कि बस 1-2 बार के पुल पर वो पूरी तरह बाहर आ जाएगा। जॉन को भी अब यकीन हो गया था कि वो बाहर निकलकर फिर से अपनी बीवी, बच्चे और परिवार के पास जा सकेगा। इसी उम्मीद के साथ उसे एक बार और खींचा गया, लेकिन इस बार वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब रोप को फिर से खींचा गया, तब बहुत जोर लगाने पर रायन के पास वाली पुली केव की वॉल से उखड़कर उनके चेहरे पर जा लगी। इस कारण पूरी रस्सी ढीली पड़ गई और 8 के 8 रेस्क्यूअर्स जोर से गिर पड़े। रायन इस दौरान इतनी बुरी तरह चोटिल हुए कि उनकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला पड़ गया। उनकी खुद की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वो ये भी नहीं देख पाए कि इस सब के बीच जॉन फिर से उसी 10 बाय 18 इंच की दरार के अंदर जा फंसा है। आखिरी मोमेंट की एक गड़बड़ी ने पूरी प्रोग्रेस पर पानी फेर दिया था। उम्मीद फिर से निराशा के गोते लगा रही थी। सभी का यकीन एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। रायन के इंजर्ड होने की वजह से वो बाहर आ गए। उनकी जगह इस रेस्क्यू को लीड करने के लिए उनके पिता डेविड शूट्स को जॉन के पास भेजा गया। उन्होंने जब उससे पूछा कि वो ठीक है कि नहीं, तो जॉन ने एक बहुत ही नाउम्मीदी भरा जवाब देते हुए कहा कि उसे लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा और यही फंस कर रह जाएगा। जहाँ पहले सिर्फ उसकी बॉडी, जोरों से धड़कता दिल, उसके दिमाग और फेफड़ों में जमा होता खून उसके लिए परेशानी बना हुआ था, वही अब उसका मन भी हार मानने की कगार पर आ चुका था। वो अब अंदर से भी कमजोर महसूस कर रहा था। डेविड ने उसको हौसला दिया कि वो गिव अप नहीं करेंगे और जल्दी ही उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। उसे कंसोल करने के बाद डेविड ने पुलिस सिस्टम को फिर से रीअसेंबल किया। इस बार उसे खींचने के लिए डेविड ने कड़ी मशक्कत करके उसके चेस्ट पर रस्सी को बांधा। इस दौरान वो खुद वहाँ स्टक हो गए। 15 मिनट तक उनकी बॉडी का कुछ हिस्सा जॉन के साथ दरार के ऊपरी पोर्शन में फंसा रहा, जहाँ से बहुत मशक्कत के बाद वो बाहर निकल पाए। पुलिस सिस्टम के फिर से सेट होने और जॉन को उससे अटैच करने के बाद एक बार फिर प्रोसेस को दोहराते हुए उसे खींचना शुरू किया गया, लेकिन इस बार बहुत खींचने पर भी जॉन पहले की तरह बाहर नहीं आ पा रहा था। वो पहले रेस्क्यूअर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनके पुल करने के टाइम पर खुद भी जोर लगाकर ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ना तो उसकी तरफ से कोई मूवमेंट हो रही थी और ना ही वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। उसकी नाउम्मीदी उसकी बातों के अलावा उसके एक्शंस में भी दिखाई दे रही थी। इस दौरान एक रेस्क्यूअर ने बार बार जॉन को आवाजें दी, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बहुत नजदीक जाने पर रेस्क्यूअर को उसकी रुक रुक कर चलती हुई कुछ सांसों के शोर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसके अलावा जब रेस्क्यूअर्स के कई बार पुल करने पर भी बात नहीं बनी तो सभी केव से बाहर आ गए। कुछ देर बाद जॉन को चेक करने के लिए अंदर एक पैरामेडिक को भेजा गया, जिसने EKG मशीन से उसको चेक करके बाहर वो खबर सुनाई जिसने सभी को हिला कर रख दिया। पैरामेडिक के अकॉर्डिंग 27 घंटों तक उल्टा फंसा होने से जॉन एडवर्ड जोन्स कार्डियक अरेस्ट के कारण जान गंवा चुका था।
137 रेस्क्यूअर्स और वॉलंटियर्स मिलकर भी उसको नहीं बचा पाए थे। उसकी मौत की खबर से हर कोई सदमे में था, लेकिन उसकी बीवी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही उसने टेलीकॉम के जरिए उससे बात की थी, जिसमें उसने वापस आने का उससे वादा किया था। उसको डाउट था कि जरूर डॉक्टर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो अभी भी जिंदा है। उसके लिए फिर से टेलीकॉम कनेक्ट करके जॉन के पास पहुंचाया गया, लेकिन इस बार जॉन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ सका। कई मिनट की खामोशी ने जॉन की बीवी का दिल तोड़ कर रख दिया। उसको भी फिर मानना ही पड़ा कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जॉन को 25 नवंबर को रात 11:56 पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया, यानी तब थैंक्सगिविंग डे में केवल 4 मिनट बचे थे। जॉन जब वर्जीनिया से यूटा अपने परिवार के साथ थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट करने आ रहा था, तब उसने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बार के थैंक्सगिविंग डे पर जश्न नहीं बल्कि उसकी मौत का मातम मनाया जाएगा। जब वो एडवेंचर करने के लिए नटी पटी केव में घुस रहा था, तब दूर दूर तक भी उसे ये ख्याल नहीं आया होगा कि यही केव कुछ घंटों बाद उसकी कब्र बन जाएगी। जितना नामुमकिन जॉन को रेस्क्यू करना था, उतना ही डिफिकल्ट और डेंजरस रेस्क्यूअर्स के लिए उसकी डेड बॉडी को निकाल पाना था। बहुत सोच विचार के बाद जॉन की बॉडी को हमेशा के लिए केव में छोड़ देने का फैसला किया गया। साथ ही कंक्रीट से उसके पास वाली जगह और केव के एंट्रेंस को सील करके नटी पटी केव को हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। आज भी जॉन एडवर्ड जोन्स की बॉडी जमीन से 100 फीट नीचे और नटी पटी केव में 400 फीट अंदर उसी 10 बाय 18 इंच के छोटे से एरिया में कैद है। केव के बाहर उसका एक मेमोरियल लगा हुआ है जो आज भी उसकी खौफनाक और दर्दनाक मौत को बयान करता है।